जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। सर, यहाँ से हम लोग बढ़े थे, स्वर के कुछ भेद पढ़ चुके थे। स्वर का आखिरी पॉइंट बाकी है सर, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आरडब्ल्यूए की बुक जो उत्तर प्रदेश पुलिस की है उसका सोल्यूशन करेंगे। पूरा प्रैक्टिस पूरा सोल्यूशन करेंगे। जितने क्वेश्चन दिया है सर उसका व्याख्या के साथ करेंगे। चलते हैं सर। स्वर के कुछ भेद छूटे थे वो वाला आज करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे व्यंजन पर। ध्वनि उच्चारित करने के आधार पर स्वर। सर, ध्वनि उच्चारित करने के आधार पर सबसे पहले चलते हैं। पूछता है कि अ और आ दोनों का उच्चारण हम लोग के कैसे होता है। सर, याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से कि हमारा ई और ई को तालु से, ई और ई को तालु से उच्चारित करते हैं। आ ओष्ठ को, उ और उ को ओष्ठ से। के से बनता है कंठ, के से कहेंगे कंठ, के से कंठ होता है, टी से तालु। तो ये सब नहीं याद करके हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। के टी ओ, उसके बाद बचा हमारा ऋषि। ऋषि को उच्चारित करते हैं यम से, अर्थात इसको ओष्ठ बोलेंगे, अर्थात इसको ओष्ठ बोलेंगे। उसके बाद इसको मूर्धन्य बोलेंगे, मूर्धा, इसको मूर्धा बोलेंगे। उसके बाद बचा हमारा, सर आगे वाले क्लास में हम लोग बताए थे कि इसको दो लोग से उच्चारित मिलने के बाद बना है। जैसे बताए थे अ प्लस ई मिलाकर बना था हमारा ए, तो इसको अ प्लस ई मिलाकर बना था हमारा ए। तो अ को बोलते हैं कंठ से, हाँ ई को बोलते हैं तालु से, तालु से। तो दोनों को हम कहेंगे कंठ और तालु, कंठ और तालु। तो पूछेगा ई और ए को किससे उच्चारित करते हैं? कंठ और तालु से। उसी तरह हमारा था ए, अ प्लस ए मिलाकर बना था ए, इसको भी उच्चारित करते हैं कंठ से, कंठ से। इसको उच्चारित करते हैं तालु से, इसको भी कहेंगे कंठ और तालु। यहां तक हो गया सर। तो पूछता है ए और ए को उच्चारित करते हैं कंठ और तालु से। इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे, के प्लस टी। याद कर लेंगे के टी ओ, फिर उसके बाद यम। के से कंठ से उच्चारित करते हैं अ और आ को, ई और ई को तालु से करते हैं, और उ को ओष्ठ से करते हैं। उसके बाद री को यम से मूर्धा से करते हैं। अब बचा हमारा का ए और ए को उच्चारित करते हैं कंठ और तालु से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे सर। ओष्ठ को, इसको बताए थे, ये पहले बताए थे कि किसकी किस से मिलकर बना है, अ प्लस उ से मिलकर बना है। तो अ को उच्चारित करते हैं कंठ से, तो लिखेंगे यहां पर कंठ, अ प्लस ओष्ठ को, उ को उच्चारित करते हैं ओष्ठ से। तब बोलते हैं इसको कंठोष्ठ कहेंगे। तो उच्चारित करते हैं तो इसको कंठोष्ठ कहेंगे, कंठोष्ठ।
कंठ प्लस पोस्ट। ठीक है सर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अ का निर्माण हुआ था, अ का निर्माण हमारा हुआ था अ प्लस ओ बराबर बना था हमारा औ। तो बताए थे कि अ का निर्माण किससे हुआ है, अ को उच्चारित किससे करते हैं, अ को उच्चारित करते हैं, अ को उच्चारित करते हैं कंठ से, अ को उच्चारित करते हैं ओष्ठ से। तो दोनों को मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, कंठ प्लस। तो पूछेगा हमारा ओ और अ को उच्चारित करते हैं कंठ प्लस ओष्ठ से। जस्ट इसके आगे बढ़ेंगे सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं सर, एक बार रिवीजन इसका कर लेते हैं। अ और आ को पूछेगा किससे उच्चारित करते हैं, तो उच्चारित करने पर इसको बोलते हैं कंठ। के से कंठ होगा ट्रिक के माध्यम से, के टी ओ एम, के टी और उसके बाद के ओ। इसको जोड़ेंगे तो केटी हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे के, कंठ प्लस पोस्ट हो जाएगा। फिर म को सीधा जो ऋषि को मूर्धा से बोलते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारा कंठ प्लस पोस्ट से ओ और अ को उच्चारित करते हैं। आगे बढ़ेंगे, आयोग हुआ, आयोग हुआ। आगे बढ़ेंगे, आयोग हुआ, आयोग हुआ पूछता, आयोग हुआ स्वरों की संख्या कितनी होती है, आयोग हुआ की संख्या कितनी होती है, आयोग हुआ की संख्या, आयोग हुआ की संख्या 2 होती है। इसमें कौन कौन होता है आयोग हुआ में, अ जहां लग गया इसका मतलब होता है नहीं, अ जहां लग गया इसका मतलब होता है नहीं। आयुग हुआ जब इसके आगे आ लग गया, अ लग गया तो उसका मतलब नहीं, मतलब किसी की युग नहीं है, न ही स्वर है, न ही व्यंजन। इसको न तो स्वर में रखते हैं, न तो व्यंजन में रखते हैं। कौन कौन है, इसकी संख्या होती है 2। पहला है हमारा, उसके बाद अगला है हमारा अंग, अंगूर वाला है, उसके बाद इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलेंगे विसर्ग, इसको बोलेंगे विसर्ग। अब सर इसका विस्तार या इसकी परिभाषा थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं सर। अंग, जो अंग रहता है इसको उच्चारित करने में हमारे नाक से ज्यादा ध्वनि निकलती है, नाक से ज्यादा ध्वनि निकलती है, उसे ही कहते हैं अनुस्वार, उसे ही क्या कहते हैं अनुस्वार। उसके बाद बचा हमारा विसर्ग, विसर्ग को वो उच्चारित करने में, विसर्ग को उच्चारित करने में ह का उच्चारित होता है। जैसे बोलेंगे अंतः, अंतः तो लास्ट में ह का प्रयोग हो रहा है, उसको बोलेंगे स्वतः, स्वतः तो लास्ट में जब ये बिंदी लगेगी तो विसर्ग होगा, और लास्ट में किसका उच्चारित हो रहा है, ह का। सर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं व्यंजन, स्वर समाप्त हुआ, आगे बढ़ रहे हैं। व्यंजन, हम लोग की पीछे वाले क्लास में व्यंजन बताए थे, क्या व्यंजन की परिभाषा बताए थे, जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे ही क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। बताए थे व्यंजन की
कुल संख्या, पहले कुल नहीं, पहले मूल होता है, उसके बाद कुल। कुल पहले मूल, उसके बाद कुल। मूल व्यंजनों की संख्या होती है भैया 33 और मूल व्यंजनों की संख्या 39। पूछेगा मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। अब कुल व्यंजनों की संख्या 39। इसके बाद आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आगे बढ़े, व्यंजन वर्णों के वेद। व्यंजन वर्णों के वेद। व्यंजन वर्णों के वेद को मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 5। सबसे पहले जाएंगे हम वर्गीय। वर्गीय या स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। वर्गीय या स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक। इसकी संख्या 25 होती है। पूछेगा सर वर्गीय या स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। क से लेकर म तक। इसको ही उदित व्यंजन भी कहते हैं। उदित व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसमें व्यंजन। पूछता है उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स और पूछेगा उसमें व्यंजन स और ह लास्ट में हो जाता है ह। पूछेगा कि स और ह इनको उच्चारित पूछेगा उसमें व्यंजन किसे कहते हैं? तो उसमें व्यंजन इनको उच्चारित करने में, उसमें व्यंजनों की जितनी चारों आती उनको उच्चारित करने में गर्मी, शरीर में ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है। जैसे बोलेंगे स, हवा मुख से ज्यादा बाहर निकल रही है, गर्मी ज्यादा बाहर निकल रही है, उसे ही कहते हैं उसमें व्यंजन। उसमें माने हवा या गर्मी होता है। इसी में आता है हमारा ह को काकल्य व्यंजन कहते हैं। ह को काकल्य व्यंजन। ह को काकल्य व्यंजन कहते हैं। अब काकल्य व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? तो काकल्य व्यंजन जैसे ह को उच्चारित करिए, ह को उच्चारित करते हैं तो ह को बोलते हैं तो मुख हम लोग का खुला रह जाता है, उसे ही कहते हैं काकल्य व्यंजन। उसके आगे बढ़ते, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका 2 भेद हो गया, उसके बाद तीसर का, चौथ का और लास्ट में बताएंगे सर। आगे बढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। लास्ट में आता है द्विगुण व्यंजन। ठीक है। पूछता है संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं?
संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन उसके बाद लास्ट में हमारा होता है स्र। पूछता है संयुक्त व्यंजन जब कहते हैं तो संयुक्त व्यंजन किससे किस संयुक्त का मतलब होता है जोड़। तो संयुक्त व्यंजन का परिभाषित हम करेंगे तो संयुक्त व्यंजन को परिभाषित करते हैं सर। तो संयुक्त व्यंजन को जो दो वर्णों से मिलकर बना होता है उसे एक कहते हैं, जो दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बना होता है उसे एक कहते हैं संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले चलेंगे क प्लस क पर लगा रहेगा हलंत और स रहेगा हमारा पूरा। तो पूछेगा क और स से मिलकर क आधा और स पूरा, ये दोनों को मिलाकर ही क्या बना है हमारा। उसके बाद हम बढ़ेंगे त्र पर, तो त प्लस र, त रहेगा त पर हलंत और र पूरा रहेगा, ये दोनों से मिलाकर बना है हमारा त्र। उसके बाद ज्ञानी पर आते हैं, ज्ञानी को ज प्लस र, ज रहेगा आधा, उसके बाद र, ज के बाद सॉरी सर यहाँ पर ज के बाद यहाँ रहेगा यहाँ। अब ये दोनों को मिलाकर हमारा बनेगा ज्ञानी ग। उसके बाद लास्ट में बचा हमारा प्लस स रहेगा आधा। हाई स्र जैसे श्रम लिखते हैं, श्रम में इसका प्रयोग करते हैं, उससे लिखे श्रवण लिखते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ये दोनों लोग से मिलकर बना है स प्लस र। स का रहेगा आधा। यहां तक हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अंतःस्थ व्यंजन पर। पूछेगा अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। सबसे पहला पॉइंट है अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या। बार बार पेपर में पूछता है अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। इसमें आता है य र ल, य र ल व, यहां तक हो गया ना। उसके बाद य और व को, य और व को, य और व को अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। पेपर में बार बार पूछता है अर्ध स्वरों की संख्या कौन कौन होता है। व्यंजन तो है लेकिन इनको अर्ध स्वर कहते हैं। कभी कभी व्यंजन में प्रयोग होता है, कभी कभी स्वर में प्रयोग होता है। यह और वह। उसके बाद हमारा क्या है ल, ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। र है, र को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, र को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन की परिभाषा जिसके बोलने या जिसके उच्चारण में हम लोग की जीभ ऐठ की जैसे रगड़ खाकर उत्पन्न होती है, जैसे बोलेंगे र को जीभ का रगड़ खा रही, उसे ही बोलेंगे प्रकंपित व्यंजन। अब पार्श्विक, जैसे ल को उच्चारित पार्श्विक व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। पार्श्विक व्यंजन की परिभाषा ल को उच्चारित करने में जीभ ऊपर जाएगी, उसके साइड से आवाज निकल जाएगी, उसे ही कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजनों की अंतःस्थ व्यंजन, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसकी परिभाषा नहीं बताएं। अंतःस्थ व्यंजन उसे कहते हैं जिनको उच्चारित करने में, जैसे जिनको उच्चारित करने में ध्वनि अंदर की तरफ, हवा अंदर की तरफ खींची जाए, उसे ही कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं द्विगुण। पूछा है द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। पहले तो इनकी संख्या कितनी होती है?
दो। तो द्विगुण व्यंजन कहते हैं, किसे कहते हैं? द्विगुण व्यंजन उसे कहते हैं जिनमें व्यंजनों का दो गुण पाया जाता है, इनकी संख्या होती है दो। इनकी संख्या कितनी होती है? दो। इसको ही कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। अब उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो हमारी जीभ जैसे इसको उच्चारित करेंगे तो हमारी जीभ ऊपर जाएगी, उसके बाद डायरेक्ट नीचे आएगी, ऊपर गई उसके बाद नीचे डायरेक्ट आएगी, उसे कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इसी को कहते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन। इससे पहले बताए थे, अपने स्वर में बताए थे, स्वर में आता है हमारा अ पर जिसे डॉक्टर मती लगा रहता है, जैसे डॉक्टर लिखते हैं अ, तो आगत स्वर की संख्या एक होती है, आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? दो होती है। यहां तक बता दिए आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? दो। आगत स्वर की संख्या एक। आगत स्वर की संख्या एक होती है। उसके आगे बढ़ते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? उच्छिष्ट और आगत व्यंजन। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कल अपना क्लास हम लोग का चलेगा अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। आज के लिए इतना ही।